Hello everyone, most welcome to this channel and here I am going to start the moral development theory of Lawrence Kohlberg जिसे कि हम नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा ये जो कोलबर्ग की थियरी है जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है इसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी होम साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके यूपीपीएससी का हो, डाइट हो या फिर टीजीटी पीजीटी नेट का एग्जाम हो, यानी कि होम साइंस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें कोलबर्ग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके जितने भी चरण दिए गए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी लेकर के चलेंगे। और जो कोलबर्ग के द्वारा एक कहानी बताई गई है, इनके द्वारा लिखी गई है जो कि आपके नैतिक विकास सिद्धांत को एक्सप्लेन करती है, तो वो कहानी भी हम लास्ट में आपको सुनाएंगे जिससे कि आपको जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग इन्होंने 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ओके। और इन्होंने जो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, जिनका नाम आप जानते हो, जीन पियाजे, जिन्होंने की कॉग्निटिव थ्योरी दी थी जिसे कि हिंदी में हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, जो कि पियाजे के द्वारा दी गई थी, जो कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 1932 में ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। उसी का जो ये नैतिक विकास सिद्धांत है एक मूल रूपांतर है। अब कोलबर्ग के इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था ना कि जिसे एक सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बताया था, थोड़ा सा इन्होंने नैतिक व्यवहार के बारे में बताया है अपने इस सिद्धांत में, कि जो नैतिक व्यवहार है यानी कि जो मॉरल बिहेवियर है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, हमारे गुण जो हमारे अंदर होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी फैमिली से मिलते हैं, जैसे कि हम हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं। तो वो जन्मजात होते हैं, कुछ ऐसे क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, कुछ हमारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नैतिक व्यवहार होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारी फैमिली और जो हमारा समाज है जहाँ पर हम रहते हैं, तो वो जैसा होता है हम भी वैसा ही सीखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे अर्जित करते हैं। तो वही चीज इन्होंने बताई है नैतिक व्यवहार के बारे में, जो कि अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, ना कि जन्मजात होता है। अब इन्होंने जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ये 1969 ईस्वी में दिया था। ओके। इसके बाद में 1981 और 1984 में इसमें संशोधन किया गया, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1969 में इनका नैतिक विकास सिद्धांत दिया गया है। ओके। चलिए, अब ये जो कोलबर्ग हैं, इनके जो नैतिक विकास सिद्धांत दिए गए हैं उसके 6 चरण हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे चरण सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, यानी कि जो इन्होंने 6 चरण बताए हैं, यानी कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर उसका जो मॉरल बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होता है, वो हर एक किसी में होता है, यानी कि सब में वही चेंजेस आते हैं। तो यही इसीलिए इसको सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कहा गया है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें बताया है कि नैतिकता क्या होती है, यानी कि मॉरलिटी क्या होती है, नैतिक तर्कणा क्या होती है, नैतिक द्वंद क्या होता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। मॉरलिटी का मतलब है कि जब हम सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना सीख जाते हैं तो उसी को मॉरलिटी या फिर नैतिकता कहलाती है। और जब हम सही और गलत के बारे में कोई निर्णय ले रहे होते हैं, कोई भी डिसीजन हम ले रहे होते हैं कि कोई भी चीज सही है या फिर गलत है, तो उसमें जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस यानी कि उसमें उस वो निर्णय लेने में जो हमारा चिंतन शामिल होता है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है, उसी को नैतिक तर्कणा या फिर मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। और जब हम सही गलत का निर्णय ले रहे होते हैं लेकिन हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो जो निर्णय न ले पाने वाली स्थिति होती है, सिचुएशन होती है,
उसी को नैतिक द्वंद्व या फिर नैतिक दुविधा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम मॉरल डायलेमा कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने मॉरलिटी, मॉरल रीजनिंग और मॉरल डायलेमा ये क्या होता है इसको इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ओके, अब जो बच्चों में नैतिकता होती है, इन्होंने बताया कि ये 4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और जिसका मुख्य आधार होता है डर, भय या फिर दंड। यानी कि 4 साल की उम्र से जो मॉरलिटी है वो शुरू हो जाती है और बच्चा क्या है, या तो अपने पेरेंट्स से या फिर जो है अपने सिबलिंग्स, यानी कि अपने जो सिबलिंग्स का मतलब जो बड़े भाई बहन हैं या फिर जो उनके मम्मी पापा हैं या फिर जो भी उनके घर में बड़े हैं, तो उनके डर की वजह से जो बच्चे हैं वो या तो अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सजा से बचने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये चीज जो है ये इसी को नैतिकता बोलते हैं, जो कि 4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। अब जो कोलबर्ग थे, इनका विश्वास था कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यानी कि स्पेसिफिक से लेकर के जनरल होता है। ओके, सॉरी। अब यहाँ पर इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ओके, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे कि हम प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। दूसरा है परंपरागत या फिर रूढ़िगत स्तर, जिसे कि हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर, जिसे कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और हर एक स्तर में इन्होंने दो दो चरण बताए हैं। हर एक में इनके दो दो चरण है। ठीक है, चलिए तो हम पहला देखते हैं। पहला लेवल पूर्व परंपरागत या फिर जिसको इसको हम लौकिक स्तर भी कहते हैं। ओके, अब इसमें इसकी जो एज होती है वो 4 से 10 वर्ष की होती है, यानी कि आप जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। ओके, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि चाइल्डहुड, क्योंकि जो 4 से 10 वर्ष की एज होती है वो चाइल्डहुड एज होती है। अब इसमें जो ये जो नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है, इस स्तर में क्या सही है और क्या गलत है उस पर जो बाहर से मिलने वाली सजा या फिर उपहार है उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस लेवल पर जो नैतिकता है उस पर बाह्य नियंत्रण होता है। ओके, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि बंटनात्मक यथार्थवाद भी का स्तर भी कहा जाता है। ओके, अब ये इसको आगे हम डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। अब जो दो चरण है इसमें जो पहला है वो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और दूसरा है अहंकार की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। तो पहला है आज्ञाकारिता। जो पहली स्टेज है उसे हम कहेंगे आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इंग्लिश में ओरिएंटेशन ऑब्लिक स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो इनके 6 चरण दिए गए हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको हर एक नाम पता होना चाहिए, यानी कि हर एक चरण को इनको इनके कितने नामों से जाना जाता है, क्योंकि हर बार जितनी बार कोलबर्ग से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि इनके चरणों को अलग अलग नामों से जो है क्वेश्चन में रखा गया है। ठीक है, तो आपको इनके जो हर एक चरण को जितने नामों से जाना जा रहा है वो आपको पता होना। जैसे अब यहीं पर है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, या फिर इसको आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब ये जो पहला चरण है इस ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर में आता है और पहला चरण है। और इस पर जैसा हमने पढ़ा कि बाह्य नियंत्रण होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। और इसमें जो नैतिक सोच होती है वो सजा से बंधी होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके जो बड़े हैं लोग हैं, यानी कि मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन हैं, यानी घर में जो भी बड़ा है, तो उन्हें उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो वो उन्हें दंडित करेंगे। अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको क्या होगी, सजा मिलेगी, या फिर वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि उनको पुरस्कार मिले और वो दंड से बच जाए। तो इसी वजह से इस अवस्था को स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट कहा गया है, यानी कि आज्ञा एवं सजा अभिविन्यास या फिर आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ओके, यानी कि ये बड़ों की आज्ञा मानते हैं और दंड से बचने के लिए या फिर आप कह सकते हो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये अच्छा व्यवहार करते हैं। ओके, तो ये पहला चरण है। इसके बाद में आता है दूसरा चरण, यानी कि प्री कन्वेंशनल जो लेवल है उसी का ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में क्या इसको बोलते हैं व्यक्तिगतता और विनिमय या
अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। ये दूसरा चरण है। ठीक है। अब इस अवस्था को यांत्रिक ऑब्लिक साधन सापेक्षता या फिर इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। ओके। और ये जो है व्यक्ति केंद्रित यानी कि एक दूसरे के हित को साधने पर आधारित होता है, यानी कि इसमें जो मॉरल थिंकिंग होती है, यानी इसमें इसमें जो बच्चे होते हैं चाइल्डहुड एज के, वो क्या होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि इसमें वो ऐसा सोचते हैं कि इसमें दोनों का फायदा हो, यानी कि जो भी वो व्यवहार करें उससे उनका तो खुद का तो फायदा हो ही, उसके साथ साथ में जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी फायदा हो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का अगर फायदा होगा तभी उससे उसको लाभ मिल सकेगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे में देखते हैं। तो इसमें जो बालक है वो आत्म केंद्रिता यानी कि ईगो सेंट्रिज्म यानी कि मेरे लिए इसमें क्या है, इस स्थिति को व्यक्त करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि खुद के हित के बारे में वो सोचता है। इस अवस्था में अब जो बच्चा है उसकी जितनी भी नैतिक क्रियाएं हैं वो उसकी नीड्स और उसके डिजायर से संबंधित होती हैं, यानी कि जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी इच्छाओं को पूरी करती हैं, वो वैसी ही नैतिक क्रियाएं या फिर आप कह सकते हो नैतिक व्यवहार करता है जो कि उसके हित में होती हैं। और इसके साथ साथ में वो दूसरों की भी कोई इच्छा या आवश्यकता है उसको भी पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर वो दूसरे व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता को पूरी करेगा तो वो इंसान उसकी इच्छा और आवश्यकता को भी पूरी करेगा, इससे उसका हित होगा, यानी कि यहाँ भी वो अपने हित की ही बारे में ही सोच रहा है। इस वजह से इसको गिव एंड टेक इक्वली भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो नैतिक सोच है वो उसमें बराबरी का लेन देन हो रहा होता है, यानी कि दोनों का फायदा हो रहा होता है। ओके, इसी वजह से दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि दोनों तरफ से लेन देन हो रहा है। और अहंकार की अवस्था का मतलब है यानी कि ईगो सेंट्रिज्म आत्म केंद्रित होता है, यानी कि इसमें भी वो अपने खुद का ही लाभ सोच रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं, दूसरा लेवल है परंपरागत या फिर लौकिक स्तर, जिसे कि हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जिसकी एज है 10 से 13 वर्ष, यानी कि इसमें बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। ओके, अब इस स्तर में क्या होता है, एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को वो देखता है, यानी कि जो बच्चों का व्यवहार है वो उनके माँ बाप या फिर किसी बड़े व्यक्ति द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है उस पर आधारित होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो इसमें जो नैतिकता होती है उस पर सामाजिक नियंत्रण होता है। अभी जो इसके पहले हमने प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ा है उसमें क्या था कि जो नैतिकता पर नियंत्रण किसका होता था, बाह्य नियंत्रण होता था। और इसमें क्या है, जो दूसरा स्टेज है कन्वेंशनल लेवल है, इसमें नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण होता है, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं उस पर उनका व्यवहार आधारित होता है। ओके, तो अब इसमें जो इसको नैतिक यथार्थवाद या फिर मॉरल रियलिज्म का स्तर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जो नाम है इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको भी दो अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, पहला है प्रशंसा की अवस्था या फिर स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। तो तीसरा चरण है अच्छे पारस्परिक संबंध या फिर प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन। इस अवस्था में जो बच्चे हैं या फिर युवा हैं वो अपने माता पिता के द्वारा जो बनाए गए या फिर निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार हैं उन्हीं को वो अपनाते हैं और उन्हीं के अनुसार वो व्यवहार भी करते हैं, यानी कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो अपने मम्मी पापा या फिर माता पिता की नजर में वो अच्छे बन सके, यानी कि या तो एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छी लड़की बनने के लिए वो जो उनके पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए नियम कानून है, उनके द्वारा जो निर्धारित किए गए व्यवहार हैं, उन्हीं के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। ओके, यानी कि वो एक गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बनना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की नजर में। इस अवस्था का जो मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि वो जो एक अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने की कोशिश कर रहे हैं उसका लक्ष्य ये होता है जिससे कि वो दूसरों को खुश कर सके या फिर उनकी स्वीकृति पा सके।
अब जब वो दूसरों को खुश करेंगे, दूसरों का मतलब है अपने माता पिता या फिर जो घर के बड़े लोग हैं, अगर वो उनको खुश करेंगे, उनकी जो स्वीकृति अगर उनको मिल जाती है तो इससे क्या होगी, उनको प्रशंसा मिलेगी, यानी कि उनको अप्रिसिएट किया जाएगा। और इस तरीके से उनके बीच में जो है अच्छे पारस्परिक संबंध भी बने रहते, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बड़ों को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद खुद जो है प्रशंसा पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इस वजह से इसको अच्छे पारस्परिक संबंध या फिर प्रशंसा की अवस्था कहा जाता है। ओके, फिर आता है चौथा चरण, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आदेश को बनाए रखना या फिर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। अब यहाँ पर ये चौथी अवस्था होती है, ठीक है। और इस अवस्था की जो नैतिकता या फिर अनैतिकता है, उसका असर समाज पर होने लगता है, सॉरी, ठीक है। अब इस स्थिति में जो लोगों के नैतिक विकास की जो अवस्था है, वो जो समाज के आदेश हैं, कानून है, न्याय है, कर्तव्य हैं, वो उन पर आधारित होती हैं। यानी कि अब इस स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है, चूंकि किशोरावस्था में वो आ चुका है, ठीक है। अब इस अवस्था में जो बच्चा है उसके अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास होने लगता है, यानी कि वो उसको धारण कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो सामाजिक नियमों के प्रति उसकी नैतिकता है वो उसका विकास होने लगता है, और इसमें उसे अच्छा है और क्या बुरा है उसका ज्ञान उसे भलीभांति हो जाता है, और वो ये समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है या फिर नहीं है। इस तरीके से वो जो समाज के द्वारा किए गए न्याय हैं या फिर समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है, वो उसको धीरे धीरे समझने लगता है, ठीक है। तो ये होता है आप चौथा चरण। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें जो किशोर हैं वो सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए जो दायरे हैं, यानी कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर ही उन्हें रहना चाहिए। तभी जो है समाज में न्याय हो सकेगा और वो अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। ओके, तो इस तरीके से उनके अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास हो जाता है और उन्हें अच्छे बुरे का भी ज्ञान हो जाता है, और वो सब कुछ समाज के हित में ही करने लगते हैं। फिर इसके बाद में आता है तीसरा लेवल, जिसे हम कहते हैं पश्च परंपरागत या फिर उत्तर लौकिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये जो है अभी तक किशोरावस्था चल रही थी, अब आ गई 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि किशोरावस्था से लेकर के आप कह सकते हो एडल्टहुड तक, यानी कि युवा प्रौढ़ावस्था, यानी कि यंग एडल्टहुड के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। अब ये जो इस लेवल पर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें जो बच्चा है, जो युवा है, वो क्या है, वो इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते अपने लिए खोजने लगता है। यानी कि अब वो जो अपना एक व्यक्तिगत लाभ, जो पर्सनल उसका बेनिफिट है, वो ऐसे व्यवहार करता है जिससे कि पर्सनली उसको फायदा हो सके। अब जो इसमें उसका निर्णय होगा वो व्यक्तिगत होगा और उसके स्वयं के द्वारा चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित होगा, और जो नैतिक तर्क है वो भी व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पे आधारित होता है। अभी तक क्या था, जो हमने कन्वेंशनल लेवल पढ़ा उसमें क्या था कि वो समाज के हित में सोच रहा था, समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब क्या हो रहा है कि अब उस जो निर्णय ले रहा है वो कुछ हद तक व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, यानी कि खुद के द्वारा जो उसके चुने गए सिद्धांत हैं उस पर आधारित होते हैं। और इस स्तर पर जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, उस पर आंतरिक नियंत्रण होता है। अभी तक क्या था, बाह्य नियंत्रण था पहले लेवल में, दूसरे लेवल में क्या था, समाज का नियंत्रण था, लेकिन अब क्या है, उसकी नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण होता है, यानी कि उसका खुद का नियंत्रण होता है। और इस स्तर को सहयोगात्मक नैतिकता या फिर मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी इन्होंने दो उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है विवेक या फिर सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ कंसाइंस या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इसमें जो पहला चरण है वो है सामाजिक समझौते की अवस्था, जो कि आपका पांचवा चरण है, ठीक है, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो व्यक्ति है वो समाज के नियमों का पालन करता है, ठीक है। इसके पहले भी जो हमने पढ़ा चरण, चौथा चरण था, उसमें भी वो समाज के नियम कानून का पालन कर रहा था, इसमें भी नियम कानून का पालन कर रहा है, लेकिन इसमें उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जो भी समाज के द्वारा बनाए गए नियम है
वो उनके साथ समझौता बनाए रखता है या फिर बनाए रखना है उसको या फिर उसको तोड़ना है। और रखना है या फिर तोड़ना है ये उसके खुद के विवेक पर आधारित होता है। यानी कि अब इस अवस्था में जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो ये सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार जो हैं वो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं अगर वो व्यक्ति के हित में नहीं है तो। ठीक है, यानी कि अब उस इसमें जो व्यक्ति है वो वास्तविक जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं या फिर जो समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, उसका वो मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वह किस हद तक मूल अधिकारों या फिर मूल्यों का संरक्षण करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है, समाज में जो रहने वाला व्यक्ति है, तो जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, वो उस समाज में जो रह रहा व्यक्ति है, उसके मूल अधिकार और उसके मूल्यों का किस हद तक संरक्षण करते हैं, करते भी हैं या फिर नहीं है। अगर वो संरक्षण कर रहे हैं तब तो वो समाज के नियमों का पालन करता है, अगर वो संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो वो समाज के नियमों को तोड़ भी सकता है। यानी कि उसका जो है वो अब वो खुद से सोचने के काबिल हो जाता है। ओके, इसी वजह से इसको सामाजिक समझौते की अवस्था कहते हैं। अब आता है छठवां स्टेज, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर विवेक की अवस्था। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा है अब वो फुल्ली अपने विवेक का यूज करेगा, इसी वजह से इसको विवेक की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था होती है। यानी कि अब वो खुद से चिंतन करने लगता है। और ये सबसे ऊंची और छठी अवस्था है या फिर आप कह सकते हो ये आखिरी चरण होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार का उपयोग करता हुआ पाया जाता है। जैसा अभी हमने इसके पहले जो पांचवा चरण पढ़ा उसमें क्या था कि अब वो अपने मतलब जो अपने विवेक का तो यूज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी भावनाएं हैं वो उनको जो है नियंत्रित नहीं कर पाता है। यानी कि अगर समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है, अगर वो समाज में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों या मूल्यों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है वो समाज के नियम को तोड़ भी सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो उसका अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जो छठा स्टेज है ये चूंकि इसको विवेक की अवस्था कहते हैं, इस वजह से क्योंकि इसमें उसका अपने भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। अब इसमें वो अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्तियों का वो प्रयोग करता है। ठीक है, और इस तरीके से वो विशेष नैतिक व्यवहार का उपयोग करता है। अब इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। और जब भी यानी कि अब इसमें वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। जब भी वो किसी द्वंद में फंसा होता है तो वो अपनी अंदर से उसकी अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि किसके साथ उसको चलना चाहिए, वो उसी आत्मा की अपनी आवाज को मानता है और उसी निर्णय को भी मानता है, भले ही जो वो उसकी आत्मा जो है निर्णय लेने के लिए कह रही है, भले ही वो कितनी भी जो है कठिन हो, जोखिम भरी हो, लेकिन वो वही निर्णय लेता है। यानी कि अपनी मानसिक शक्तियों का वो प्रयोग करता है, कितना भी वो टफ हो, जटिल हो, जोखिम भरा ही क्यों ना हो। यानी कि इसीलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों के जीवन के बारे में भी सोचना पड़ता है। यानी कि इसमें अब वो खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। इस तरीके से उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको विवेक की अवस्था कहते हैं। इस तरीके से ये 6 चरण जो है कोलबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो बताई थी कि कहानी वो भी मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब कोलबर्ग के द्वारा 1958 में एक प्रसिद्ध हाइंस दुविधा बताई गई है। ठीक है, और ये जो है इनकी सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। इसमें इन्होंने बताया है कि एक हाइंस नाम का व्यक्ति होता है जो कि यूरोप में रहता है और उसकी पत्नी होती है क्लारा, जिसको कि एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है। ठीक है, और वो जो कैंसर से इस तरीके से जूझ रही होती है कि वो मौत की कगार पर होती है। अब जब वो डॉक्टर को दिखाने जाता है तो डॉक्टर के द्वारा ये बताया जाता है कि एक केमिस्ट है जिसने की एक दवा बनाई है और उस दवा से वो अपनी पत्नी को बचा सकता है। ठीक है, अब जो वो केमिस्ट होता है वो उसी स्थान का होता है, यानी कि स्थानीय रसायनज्ञ होता है। वो उसके पास जाता है और उससे दवा खरीदने की कोशिश करता है।
ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो केमिस्ट होता है वो उस दवा को बनाने के लिए 10 गुना पैसे मांग रहा होता है उससे, जो कि हाइंस के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 10 गुना पैसे दे करके वो दवा को खरीद सके। अब चूंकि वो क्या करता है, उस केमिस्ट से बोलता है कि मतलब कि वो उसकी पत्नी मौत के कगार पर है, और वो जो है उस दवा को सस्ती कर सकता है, यानी कि कम पैसे में उसको दे दे, या फिर वो आधे पैसे अभी चुका देगा और बाकी के पैसे बाद में चुका देगा। तो वो ऐसा केमिस्ट से कहता है। बट जो केमिस्ट है वो नहीं मानता है उसकी बात को, और जो हाइंस है वो पूरी कोशिश करता है, अपने परिवार से अपने दोस्तों से मदद लेता है पैसे एकत्र करने के लिए, लेकिन चूंकि कुछ ही पैसे उसके पास इकट्ठा हो पाते हैं, पूरे पैसे नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, और केमिस्ट भी उसकी बात को नहीं मानता है। तो वो क्या करता है, चूंकि केमिस्ट जब इनकार कर देता है कि उसने वो कहता है कि उसने दवा की खोज की है और वो उस दवा से बहुत सारे पैसे कमाएगा, तो इस वजह से वो इनकार कर देता है उसको दवा देने से। अब चूंकि जो हाइंस है वो अपनी पत्नी क्लारा को बचाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो क्या करता है, एक रात वो केमिस्ट की दुकान में जाता है और दवा को चुरा लेता है। ठीक है। अब ये कहानी पढ़ने के बाद जो कोलबर्ग थे उन्होंने बच्चों का साक्षात्कार लिया। ठीक है। और उन्हें नैतिक दुविधा और धर्म संकट, यानी कि ये मॉरल डायलेमा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा, यानी कि एक क्वेश्चनायर उन्होंने कुछ प्रश्नों का तैयार किया और जो कि मॉरल डायलेमा पर आधारित थे, और उनसे उनका साक्षात्कार लिया। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से थे कि क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत है, अगर ऐसा है तो क्यों, क्या एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे, क्या पुलिस को रसायनक को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई हो, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं। ओके। तो ये जो क्वेश्चन थे जो कि मॉरल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा पर आधारित थे, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बच्चों के सामने रखे और बच्चों से इसका उत्तर देने के लिए कहा। तो ये उन्होंने उनको कहानी सुनाई और कुछ क्वेश्चन दिए, और इस तरीके से क्वेश्चन आयर के थ्रू वो उनसे उन्होंने उसके आंसर लिए, और बच्चों के नैतिक व्यवहार को, यानी कि उनको चेक किया कि बच्चे किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है। जो कि जो इन्होंने 6 चरण बताए थे, तो वो किस चरण के आधार पर वो आंसर कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने इसको जो है इवेलुएट किया। तो ये जो कोलबर्ग की थ्योरी दी गई है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, तो इससे ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने ये चीज पाई कि जो नैतिक तर्कणा होती है, यानी कि जो मॉरल रीजनिंग होती है, वो आयु के अनुसार, यानी जैसे से एज बढ़ती जाती है, वैसे ही जो नैतिक व्यवहार है, जो मॉरल रीजनिंग है, वो और विकसित और परिवर्तित होती जाती है। यानी कि इन जो 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, वो प्रत्येक अवस्था नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण होती है। जैसा कि आपने देखा कि पहले जो बच्चा था, पहले जो उस पर बाह्य नियंत्रण था, उसके बाद में समाज का नियंत्रण था, उसके बाद में उसका खुद का नियंत्रण हो गया अपने नैतिक व्यवहार पर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो नैतिक व्यवहार है वो और अधिक विकसित होता है और उसमें और अधिक परिवर्तन होता चला जाता है। ओके। तो ये था कोलबर्ग की सॉरी ये कोलबर्ग की मॉरल रीजनिंग थियरी, या फिर आप कह सकते हो नैतिक विकास का सिद्धांत था, जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो है हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इनके सारे चरणों को अच्छे से समझाने की, कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इनका जो इतने 6 चरण हैं, वो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके जो अलग अलग नामों से इसके चरण है, उसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और इनको जो इनके जो ईयर है उसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सिद्धांत जो आज हमने समझा है, अगर आपको ये समझ में आया हो या फिर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, जो भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उनको जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, या फिर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो।
और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।